नमस्कार साथियों। आज जो हमारी जो चर्चा है वो कल की ही चर्चा का जो शेष भाग है उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कल की चर्चा में अगर देखें तो दो भाग थे हमारे। एक जो समस्या हमारे सामने आ रही थी कि हमने तंत्र की या राज्य की स्थापना कर दी। उसके बाद समस्या ये खड़ी होती है कि जिसके हाथ में हमने शस्त्र पकड़ा दिया, हाथ हथियार दे दिया है, वही हमें गुलाम बनाने का प्रयास करता है। तो इस व्यवस्था को कैसे जो है संतुलित किया जाए, अर्थात वह व्यक्ति तानाशाह ना हो जाए या व्यवस्था जो है समाज को गुलाम ना बना ले, इसके लिए हम लोग विचार कर रहे थे। तो उस पर हम लोगों ने दो तरीके देखे। एक पश्चिम का लोकतंत्र हमने देखा। पश्चिम का लोकतंत्र जब हम लोग देखते हैं तो पश्चिम के लोकतंत्र में क्या है? तो पश्चिम के लोकतंत्र में एक राज्य है और एक समाज है। लेकिन समाज की जो व्यवस्था है वो नाम मात्र की ही है, क्योंकि वास्तव में पश्चिम में दो ही इकाइयां हैं, राज्य और व्यक्ति। तो जिसे हम लोकतंत्र कह रहे हैं, डेमोक्रेसी कह रहे हैं, उसमें लोक का जो अस्तित्व है वो केवल नाम मात्र का ही लोकतंत्र है। वास्तव में जो लोक है वो कई भागों में बटा हुआ है, या फिर ये कहें कि तंत्र उसे बांट कर रखता है। तो ऐसे में जो हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बड़ी समस्या दिखाई देती है कि राज्य और व्यक्ति का ही अस्तित्व दिखाई देता है, और जिसकी हम बात कर रहे हैं समाज की, वो समाज हमेशा जो है बिखरा हुआ रहता है। और इसका परिणाम ये निकलता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वह एक अव्यवस्था के रूप में प्रकट होती है, अर्थात डेमोक्रेसी में अनस्टेबिलिटी हमेशा बनी ही रहती है, कोई सिस्टम डेवलप नहीं हो पाता। उससे पहले जो हम लोग देख रहे थे, जो हमारी प्राचीन व्यवस्था थी, वह राजतंत्र की व्यवस्था थी। राजतंत्र की व्यवस्था में हम लोगों ने विचार किया कि तानाशाही के जो है संभावना अधिक बढ़ जाती है। लेकिन मैं अगर प्राचीन व्यवस्थाओं को देखता हूं तो वहां पर दिखाई देता है कि दुनिया में जो राजतंत्र है वह भी अलग अलग रहा है। जैसे हम अगर हिंदुइज्म में देखें तो हमारे यहाँ राजतंत्र की जो पद्धति रही है वो बिल्कुल अलग रही है। आप बुद्धिज्म में अगर राजतंत्र की पद्धति देखेंगे तो वहां पर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। जो जन कल्याणकारी नीतियां दिखाई देती है मुझे, वो बुद्धिज्म के काल से दिखाई देती हैं। जो सुरक्षा और न्याय की बात होती है तो वो मुझे, जो हम कहते हैं हमारी जो सनातन धर्म की पद्धति है, वहां की राजतंत्र व्यवस्था में दिखाई देती है कि उसको ऊपर माना गया। लेकिन जब हम पश्चिम में चले जाते हैं तो पश्चिम के लोकतांत्रिक, वो पश्चिम में जो राजतंत्र था यूनान में देखे, हम यूनान की बात करते हैं या इस्लामिक राजतंत्र की बात करते हैं, तो इस्लामिक राजतंत्र की जो पद्धति है वह भारतीय राजतंत्र की पद्धति से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है, क्योंकि वहां धार्मिक तानाशाही हो जाती है। इसी प्रकार से हम यूनानियों का देखें तो यूनान की जो राजतंत्र की व्यवस्था है, जहां शासक को ईश्वर ही मान लिया गया, वहां एक अलग पद्धति दिखाई देती है। भारत में देखा जाए तो उसे ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया, ईश्वर नहीं माना गया। और केवल उसी को नहीं माना गया बल्कि पंचायतों को भी माना गया, पंचायतों को पंच परमेश्वर कहा गया, उसे परमेश्वर से संबोधित किया गया। तो उसका कारण दिखाई देता है कि जो न्यायकारी व्यवस्था है, न्याय को प्रदान करने वाली व्यवस्था है, उसके कारण से जो है उसे ईश्वर तुल्य भी मान लिया गया। लेकिन इन्हीं सब उपाधियों का या फिर कहें कहें कि अधिकारों का दुरुपयोग किया गया, और सत्ताओं ने जो है वह स्वयं को अत्यधिक मजबूत करने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति आ गई कि लगता है कि जो समाज है वह पूरी तरह से जो है व्यवस्था के अधीन हो जाएगा। तो अब हम दो चीजें देखते हैं, एक है व्यवस्था अधीन तंत्र, और एक देखते हैं हम तंत्र अधीन व्यवस्था। व्यवस्था अधीन तंत्र का अर्थ यह है कि व्यवस्था जो है वह तंत्र को चला रही है, सिस्टम के जितने भी सारे लोग हैं वो व्यवस्था से संचालित हो रहे हैं। लेकिन जब हम तंत्र अधीन व्यवस्था देखते हैं तो वहां पर जो है तंत्र ही व्यवस्था का निर्माण करती है, उसका क्रियान्वयन करती है, और उस व्यवस्था के माध्यम से वो सबको गुलाम बनाने का प्रयास करती है। तो दोनों ही पद्धतियों में कुछ जो है हमें ठीक चीजें दिखाई देती हैं, कुछ खराब चीजें भी दिखाई देती हैं। तो जब हम बात करते हैं लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र पर हम लोगों ने विचार किया कि कैसे जो है लोक जो है वह तंत्र पर नियंत्रण कर सकता है। लेकिन वो सिर्फ कहने के लिए है, वास्तव में लोक की स्थिति पूरी दुनिया में क्या है वो हम लोग देख ही रहे हैं। उसका कारण क्या है? तो उसका जो कारण पे जब हम विचार करते हैं, जाते हैं, तो आज के जो 5 हमारे पॉइंट हैं, उनको उन पर से हम पहला जो पॉइंट लेते हैं
वो यही कहता है कि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबका वोट बराबर है, चाहे वह बुद्धिजीवी हो अथवा श्रमजीवी, चाहे वह व्यक्ति पागल हो अथवा समझदार। क्या यह प्रणाली ठीक है? और यदि यह ठीक नहीं है, तो फिर क्या प्रणाली होनी चाहिए? ये एक जो है प्रश्न खड़ा हो जाता है। मैं 1 मिनट जो है अपना वाईफ़ाई से कनेक्ट कर ले रहा हूँ नेट। तो ये हम लोगों के सामने एक समस्या दिखाई देती है। तो अर्थात लोकतंत्र एक ऐसी पद जब सिर गिने जाते हैं तो उसमें कोई बुद्धिजीवी नहीं, कोई श्रमजीवी नहीं, सबका वोट जो है बराबर रहता है। अर्थात समझदार का वोट हो, ब्राह्मण का वोट हो, विचारक का वोट हो, मार्गदर्शक का वोट हो, श्रमजीवी का वोट हो, मूर्ख का वोट हो, पागल का वोट हो, सबका वोट जो है वो एक बराबर गिना जाता है। यानी कि सबकी योग्यता और क्षमता को जब चुनने की बात आती है, तो ये माना जाता है कि सब एक प्रकार से चुनाव कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था पर जब हम लोग विचार करते हैं, तो फिर राजतंत्र की जो व्यवस्था दिखाई देती है, जहाँ पर व्यक्ति योग्यता और क्षमता के अनुसार चुना जाता है, लेकिन तानाशाही का एक खतरा बना रहता है। तो लगभग इसी वर्ष फरवरी या मार्च की बात है, इस विषय को लेकर के मेरी जो है वो यहाँ पर अपने कुछ साथियों से चर्चा हुई। चंद्रभूषण शर्मा जी से पहले मेरी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने एक प्रश्न उठाया मेरे सामने कि भले ही हम लोकतंत्र को कितना भी अच्छे कहें, बहुमत का शासन है, लेकिन एक दिक्कत ये दिखाई देती है कि बहुमत का शासन जब अराजक हो जाता है, क्योंकि वह वोट बैंक पर आधारित है और वोट बैंक में न बुद्धिजीवी है, न श्रमजीवी है, योग्यता का तो कोई स्थान है नहीं। अर्थात जो बहुमत है, बहुमत ज्ञान, योग्यता और क्षमता पर भारी पड़ता है। तो यहाँ प्रश्न खड़ा होता है किसको महत्व दिया जाए? अब सामान्य सी बात है, किसी भी बुद्धिजीवी व्यक्ति से हम बात करेंगे तो वो यही कहेगा कि नहीं, जो है वो योग्यता और ज्ञान क्षमता को महत्व देना चाहिए। और बहुमत जो है गलत भी हो सकता है, बहुमत जो है निरंकुश भी हो सकता है। तो बहुमत को जो है प्राथमिकता नहीं देना चाहिए। कोई भी विचारक जो होगा, वो इसी तरह की बात करेगा जो थोड़ा बहुत अ, जो है सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, अर्थात जो धार्मिक ज़्यादा है वो इसी तरह की बात करेगा। दूसरा हम देखते हैं कि क्या हम व्यवस्था में बाकी सबके महत्व को ही नकार दें? क्या ये पद्धति ठीक मानी जाए? मुझे लगता है कि दोनों परिस्थितियाँ बहुत उचित तो नहीं हैं। अगर हम सिर के अनुसार जो है, वोट के अनुसार अगर हम लोग जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं और कितने सिर गिने जाएँ इसके आधार पर हम ये चुन लेते हैं कि हमारी व्यवस्था कैसी होगी, तो फिर ये दिक्कत आती है कि बुद्धिजीवी का और श्रमजीवी की योग्यता और क्षमता में तो अंतर है। तो जो बुद्धिजीवी है, विचारक है, मार्गदर्शक है, वो चुनाव करेगा तो सोच समझ कर करेगा और समाज का जो एक वर्ग है जिसे जो भावना प्रधान है उसे भड़का करके या लोभ लालच से जो है उसका वोट लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में पागल का और समझदार का जो वोट है वो एक बराबर तो नहीं हो सकता है। एक स्वाभाविक सी बात है कि दोनों की क्षमता अलग-अलग है। जब हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, तो प्राचीन जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी, वो वर्ण व्यवस्था हमारी बहुत उचित बनी हुई थी और वर्ण व्यवस्था जो है इसका निर्धारण करती है अलग-अलग क्षमताओं के आधार पर। अर्थात ब्राह्मण अलग हो गया, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 ये अलग-अलग इकाइयाँ हमें दिखाई देती है। वास्तव में हम लोगों ने कई बार चर्चा की भी है और हम लोग कहते भी हैं कि दुनिया में 2 व्यक्ति एक समान हो ही नहीं सकते। जब एक समान हो नहीं सकते हैं, तो फिर दोनों की की योग्यता है वो कहाँ से समान होगी? और फिर दोनों का अगर मत हम बराबर ले लेते हैं, तो फिर प्रश्न खड़ा होता है, क्या बुद्धिजीवी और श्रमजीवी दोनों का मत बराबर है? तो दोनों में से कोई जो है वो कोई भी जो है विद्वान है कि नहीं है? अर्थात व्यवस्था में दोनों की समान रूप से सहभागिता तो हो रही है, दोनों वोट तो दे रहे हैं। लेकिन जब बात आती है विचार के आधार पर व्यवस्था के निर्माण की, तो वो केवल विचारक ही कर सकता है, वह श्रमजीवी तो नहीं कर सकता है। तो 4 जो तत्व हमारे यहाँ दिखाई देते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें से ब्राह्मण क्या है? तो ब्राह्मण को हम लोगों ने कहा कि जो विचारक है, मार्गदर्शक है, पुराने समय में ब्राह्मण की परिभाषा कुछ और थी, षटकर्मों के आधार पर बनी हुई थी। लेकिन जैसे-जैसे व्यवस्थाएँ बदलती हैं, उसके अनुसार हम लोगों को कुछ जो है निर्धारण अलग से करना पड़ेगा। जैसे प्राचीन व्यवस्था में हमने 100 वर्ष की आयु मानी थी, अब 72 वर्ष की आयु है, तो आपको जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, वो 18 वर्ष के अनुसार ही करनी पड़ेगी।
तो उसी प्रकार से जब हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात करते हैं, तो एक समय ऐसा था जब ब्राह्मणों का चरित्र बहुत उच्च कोटि का था। तब तो वहां दिखाई देता है कि ठीक है, लोग जो है आंख बंद करके फॉलो कर लेते थे, क्योंकि ब्राह्मण भी जन्म से नहीं होते थे। लेकिन जब से जन्म से ब्राह्मण होने लग गए, तब से योग्यता और क्षमता हो अथवा न हो, उस वर्ण का जो है लाभ लिया गया, और बाकी के जो अन्य वर्ण है, उनका जो है एक तरह से शोषण किया गया। ये आपकी आवाज बंद हो गई। विज- धारित होने लग गई। विजेश जी भाई साहब, थोड़ी देर तक आपकी आवाज नहीं आई। तो लगभग एक। जब जब जन्म से वर्ण व्यवस्था निर्धारित होने लग गई, तो जन्म से ही उच्च वर्ण और निम्न वर्ण का निर्धारण हो गया। अब ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं, तो यहाँ लोकतंत्र को अच्छा कहा जाए या राजतंत्र को अच्छा कहा जाए, या फिर हम तीसरी वैकल्पिक हम लोग उसको महत्व देते हैं कि वास्तव में योग्यता और क्षमता के अनुसार हो। जैसे हमारी जो वर्ण व्यवस्था विकृत हो गई, जन्म से हो गई, वहां विकृति आई, और वहां पर जब विकृति आई, तो योग्यता और क्षमता के अनुसार जो है प्रतिनिधित्व तो नहीं हो पाया, या फिर हम कहें कि जो कंपटीशन है वह निर्धारित नहीं हो पाया। इसका परिणाम ये निकला कि तीन वर्णों ने मिलकर के एक ने शोषण करना शुरू कर दिया। अब यहाँ प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हम लोग को उच्च वर्ण कहें, क्या हम लोग केवल ब्राह्मण को उच्च वर्ण माने और बाकी तीन को निम्न वर्ण मान लें, या फिर हम जो क्षत्रिय है, वैश्य और ब्राह्मण है, इन तीनों उच्च वर्ण माने, और जो शूद्र है उसको वर्ण मान लें। तो फिर तीसरा कोट देखते हैं, बिंदु देखते हैं, तो ये प्रश्न खड़ा होता है, क्यों वर्णों ने जो है शूद्र के साथ अन्याय किया, ब्राह्मण ने अकेले के साथ अन्याय किया। जब समझने का प्रयास कर समझता हूँ अन्याय के जो आधार हैं, किसी भी प्रकार का अन्याय है, स्वास्थ्य बहुत की आपत्ता है, संभव नहीं, संभव नहीं। जो आसक्ति है वह है, तो आर्थ जो है वो हमको ताली दिखाई देता की बात करते हैं, शक्तिशाली दिखाई देता की बात। जी, इस परिस्थिति में जब हम देखते हैं, तो मुझे लगता है कि केवल ब्राह्मण के द्वारा शोषण किया गया, ये कहना पूरी तरह से गलत हो जाता है। वास्तव में जो शोषण किया गया वो क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों के द्वारा किया गया, क्योंकि एक के पास बुद्धि थी, एक के पास था, और एक के पास शक्ति थी। जब तीनों ने आपस में संयुक्त हुए, तब चौथे वर्ण का जो है शोषण हुआ। अर्थात ब्राह्मण को ही हम यहाँ उच्च वर्ण नहीं मानेंगे। हम लोग जब उच्च वर्ण की बात करते हैं, तो यहाँ पर व्यवस्था में ब्राह्मण, वैश्य और जो क्षत्रिय है, यह तीनों ही जो वर्ण हैं, इन तीनों को ही हम लोग उच्च वर्ण मान करके चले गए। तो मुझे लगता है कि जो शोषण किया गया, उस शोषण का जो आधार था, वो तीनों वर्णों के द्वारा जो है किया गया। अर्थात केवल ब्राह्मण ने नहीं किया, लेकिन दोषारोप जो है वह सारा ब्राह्मण के ऊपर ही आया, क्योंकि वास्तव में व्यवस्था का जब निर्धारण किया जाता है या नीति बनाई जाती है, पॉलिसी बनाई जाती है, उस पॉलिसी में जो मुख्य भूमिका होती है वो तो ब्राह्मण की होती है। कुछ नैरेटिव भी सेट किया गया होगा और कुछ सत्य भी है। जैसे हम प्राचीन व्यवस्था को जब देखते हैं, तो प्राचीन व्यवस्था में एक द्रोण की एक कहानी आती है। द्रोण ने है वो एकलव्य को शूद्र होने के कारण जो है, वह शूद्र का उसको शिक्षा देने से मना कर दिया गया।
जबकि वास्तव में कथा क्या आती है? कथा तो ये आती है कि जो एकलव्य है वह श्रृंगेरपुर राज्य के जो राजा थे उनका पुत्र था, और वो मगध के जो साम्राज्य है उसका प्रधान सेनापति था। तो ऐसे में जब ये कहा जाता है कि नहीं, शूद्र होने के कारण उसका शोषण किया गया या ब्राह्मण ने उसको, शूद्रों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया, तब एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है कि द्रोणाचार्य ने क्या केवल एक शूद्र को ही शिक्षा नहीं दी, या फिर ब्राह्मण को भी शिक्षा नहीं दी, वैश्य को भी शिक्षा नहीं दी, केवल एक क्षत्रिय वर्ण को ही शिक्षा दी? तो वास्तव में आप देखेंगे तो द्रोणाचार्य ने केवल एक ही वर्ण को शिक्षा दी, क्षत्रिय वर्ण को। लेकिन शूद्र वर्ण को शिक्षा न देने से अगर हम दोनों को विरोधी मान लेते हैं, तो फिर ब्राह्मण वर्ण और वैश्य वर्ण को शिक्षा न देने से वो ब्राह्मण विरोधी और जो है वैश्य विरोधी क्यों नहीं हो गए? तो इन तथ्यों पर भी हमको विचार करना पड़ेगा कि क्या कुछ नैरेटिव सेट किए गए हैं। और मैं मानता हूं कि वास्तव में कुछ श्रेष्ठता का जो अहंकार आया वो तो ठीक है, अर्थात उसने तो व्यवस्था में विकृति की, और उस व्यवस्था का जो लाभ है वो अन्य लोगों ने उठाने का प्रयास किया। जैसे कि अगर आपको हमारी व्यवस्था को विकृत करना है या लोगों का धर्मांतरण करना है, तो उसके लिए एक वर्ण को टारगेट करना बड़ा सरल है। उसी के आधार पर जो है वो धर्मांतरण किया जा सकता है। तो कुछ ना कुछ जो है गलतियां भी हुई और कुछ ना कुछ जो है उसका लाभ उठाने का जो है प्रयास भी किया गया। यहाँ दो चीजें हमें दिखाई देती हैं। चलिए तब तक और चर्चा शुरू कीजिए। बताइए कोई इस विषय पर। अर्थात वहां पे हमको जो है व्यवस्था में ब्राह्मण ही दिखाई देता है। तो ऐसी परिस्थितियों को जब हम देखते हैं तो तीनों जो है संतुलित रूप से इसके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि एक के पास बुद्धि है, एक के पास शक्ति है, एक के पास अर्थ है, तो चौथा जो वर्ण है उसकी सुरक्षा कैसे हो? अगर यह तीनों मिलकर के ही व्यवस्था को गुलाम बना दे या समाज को गुलाम बना दे या तानाशाही की व्यवस्था आ जाए, तो चौथे वर्ण के पास ऐसा क्या है कि वो इस गुलामी को, इस तानाशाही को, अपने शोषण को या अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को रोक ले? इसी के लिए हम लोगों को एक व्यवस्था के निर्माण की आवश्यकता है। अर्थात जो वर्ण व्यवस्था की हमारी विकृति आई, उस विकृति को पुनः कैसे रोका जाए आने से? ऐसा ना हो कि वो विकृति पुनः आ जाए, और ऐसा भी ना हो कि लोकतंत्र की जो बीमारी है, लोकतंत्र की जो समस्याएं हैं, हम उन समस्याओं के साथ लंबे समय तक रह जाएं। क्योंकि लोकतंत्र भी अगर लंबे समय तक रह जाए तो लोगों में तानाशाही की जो भूख है वो जाग जाती है। कल जो हमारी चर्चा चल रही थी वहां आचार्य जी ने प्रश्न उठाया भी कि अगर लोकतंत्र में अव्यवस्था है और राजतंत्र में जो है एक अच्छी व्यवस्था मिल जाती है, तो क्या हम तानाशाही के डर से हम लोग लोकतंत्र को स्वीकार कर लें? तो मैंने यही कहा कि अगर लंबे समय तक लोकतंत्र टिक रह जाए या अव्यवस्था रह जाए, तो लोग राजशाही को, राजतंत्र को स्वीकार कर लेंगे। परंतु हम लोगों का क्या कार्य है कि क्या हम लोग जो है फिर लोकतंत्र से राजतंत्र की तरफ तरफ बढ़े, या फिर लोक स्वराज्य की तरफ बढ़ने का प्रयास करें, अर्थात जो तीसरी वैकल्पिक व्यवस्था है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को तीसरी एक वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करने की आवश्यकता है। अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने की भी आवश्यकता है, जहां पर लोक की भूमिका भी हो, जहां समाज की भूमिका हो, क्योंकि इसी को हम लोग सहभागिता कहते हैं। अर्थात ऐसा कोई भी तंत्र विकसित नहीं होना चाहिए जहां समाज की सहभागिता ना हो। दूसरी बात, समाज की सहभागिता करते करते, सिर गिनते गिनते ऐसा ना हो कि हम लोग जो है योग्यता का, जो हमारी योग्यता या क्षमता है, उन लोगों को हम लोग पीछे कर दें। ऐसी व्यवस्था रहेगी तो फिर ऐसी व्यवस्था में तो लालू प्रसाद यादव जैसे लोग, राबड़ी देवी जैसे लोग और इतने ही अराजक तत्व सत्ता में जाएंगे जैसे कर्नाटक की सरकारें कर रही हैं, क्योंकि वहां केवल वोट बैंक गिना जा रहा है। तब हम एक विकल्प और दें, बहुमत के शासन को जब राजग कहा गया या सर के आधार पर जो व्यवस्थाएं बनती हैं, तब वहां पर हमको एक व्यवस्था और दिखाई देती है, दिखाई देती है अमेरिका की। अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश न होकर के एक गणतांत्रिक देश बना, अर्थात जहां जहां पर बहुमत को रोकने के लिए भी सीनेट दी गई, अर्थात एक ऐसी व्यवस्था निर्माण किया गया जहां पर बहुमत जो है निरंकुश न हो जाए, अराजक न हो जाए। और जब अमेरिका का वहां का संविधान बन रहा था तो इस विषय पर चर्चा हुई थी कि अगर हम
ऐसी परिस्थिति में वहां बहुमत के रहते हुए, सहभागिता के रहते हुए भी उसको रोकने के लिए एक विकल्प दिया गया। मुझे लगता है हम लोगों को एक तीसरे विकल्प की आवश्यकता है। केवल हम सीनेट तक की व्यवस्था तक न रह जाएं, हम केवल सर गिनने तक न सीमित रह जाएं, लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वर्णाश्रम व्यवस्था की जो विकृति है, फिर से अगर वो विकृति आ जाती है तो फिर कोई समस्या खड़ी हो जाएगी। अर्थात दोनों में समस्याएं आ रही हैं तो दोनों का समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। तो हम लोग तीसरी वैकल्पिक व्यवस्था बात करें। अब वह तीसरी वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है? हम लोग एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि नहीं, वोट बैंक पर राजनीति भी चले और वोट बैंक आधार पर चलेगी तो वो समाज को बांट करके भी रखेंगे, अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी ही नहीं रहेगी, वहां लोग गुलाम हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में जब हम देखते हैं तो ऐसी परिस्थिति में हमें कोई विकल्प ढूंढने की आवश्यकता है। तब तक ब्रजेश जी अब आप रुकिए तब। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा आप ब्रजेश जी रुक जाइए, किसी आपका व्यक्ति ने आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है बाबा ब्रजेश जी की आवाज ठीक से आ नहीं पा रही है, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, तो आपकी देंगे आप आपकी मुझे। आवाज आ नहीं रही है। ब्रजेश जी एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा मुनि जी कुछ उसको क्लियर कर दें। आप मोबाइल से जुड़िए ना जरा सा, विषय तब तक मुनि जी लेकर चलते हैं। हाँ बाबा आप कहिए। नहीं, आप कहिए ना, ब्रजेश जी तो पूरा बता ही दिए हैं। आवाज आ रही है? हाँ, अब आप लोग रखिए, जी बात तो करीब करीब पूरी हो गई है उनकी। बाबा जी, बाबा जी 2 मिनट मेरी बात और है। हाँ, तो ठीक है। जी, तो मैं ये कह रहा था कि एक वैकल्पिक व्यवस्था पर हम लोग विचार करें। मैं उस व्यवस्था को भी नहीं ठीक कह रहा हूं जो अमेरिका में बनी है। मैं लोकतंत्र की व्यवस्था की खामियों को भी समझता हूं, उसमें भी समस्याएं हैं, बहुमत का शासन होगा, अराजक होने के चांसेस हैं और अव्यवस्था हमेशा बनी रहती है। कलाचार्य जी ने ये बात कही, मैं सहमत हूँ। मैं उस व्यवस्था से भी सहमत नहीं हूं जो राजतंत्र को कहे, लेकिन उसमें एक सुराज्य ही आएगा, ऐसी कोई संभावना नहीं है। कुराज्य भी आ सकता है, कुशासन भी हो सकता है और तानाशाही का एक विकल्प भी खुला रहेगा। अर्थात हम तानाशाही के विकल्प को भी रोक दें और जो है हम केवल सरों की संख्या ही न करें। तब जब ऐसी व्यवस्था का हम लोग बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ग्राम सभाओं को जब संवैधानिक अधिकार दिया जाएगा या फिर हम लोग की जब सहभागिता की बात करते हैं तो वहां पर जो कुछ मुख्य लोग हैं, जैसे कल मेरी बात चल रही थी विपुल जी से, तो विपुल जी ने कहा कि हर साल में 1-1.5 साल में अगर जनमत संग्रह होगा तो क्या संभव है? छोटे देशों में तो संभव हो जाता है। भारत जैसे देशों में लोग की सहभागिता को कैसे सुनिश्चित किया जाए, कैसे हम निश्चित करें कि तानाशाही को रोका जाए? तब मैं ये देखता हूँ कि ठीक है, हम लोग ग्राम सभाओं का वोट ले सकते हैं या परिवार में से किसी एक मुखिया का वोट लिया जा सकता है। अर्थात एक एक व्यक्ति रहेगा तो अगर 2,500 लोगों पर हम देखते हैं, 2,500 लोगों पर लगभग 400 से 500 वोट पड़ते हैं। हम 140 करोड़ लोगों में से देखते हैं तो केवल अगर 15-20 करोड़ परिवार होते हैं, 30 करोड़ परिवार होते हैं तो हम परिवारों का ही एक वोट मान लें। इस तरह से जो है हम इस प्रक्रिया को थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। और जब परिवार चुनाव करेगा तो परिवार जब मुखिया का चुनाव करेगा तो वो अपने परिवार में ऐसे ही किसी मुखिया का चुनाव कर सकता है जिसकी योग्यता जो है वो ठीक हो, अर्थात जिसकी समझ भी ठीक हो। एक वो उस विषय पर हम लोगों ने विचार किया। कल जब संविधान सभा की बात चल रही थी तो हम लोगों ने इस पर भी विचार किया कि जो शिक्षक वर्ग से लोग हैं या प्रधानाचार्य हैं या डॉक्टर प्रोफेसर प्रोफेसर टाइप के लोग हैं, इन लोगों के समूह के द्वारा जो है वो संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया जाए। तो एक वहां पर भी हमने सहभागिता और बुद्धिजीवी इन दोनों के वर्गों को जो है समन्वय बनाने की बात की है। पर मैं समझता हूं कि फिर भी हम लोग जब विधायिका के लोगों की बात करते हैं तो एक मापदंड हम लोग ये भी बना सकते हैं कि विधायिका में जो जाने वाले लोग होंगे या संविधान सभा में जो जाने वाले लोग होंगे, उन्होंने अपने 5 वर्ष तक किसी ग्राम सभा में या किसी अन्य स्तर पर कुछ ऐसा कार्य किया हो या फिर जो प्रतिनिधित्व किया हो, उसके आधार पर भी जो है एक न्यूनतम योग्यता का जो है हम लोग निर्धारण कर सकते हैं। अर्थात कुछ ना कुछ योग्यता तो बनानी ही पड़ेगी और साथ में जो है जनता की सहभागिता भी रखनी पड़ेगी। जब यह दोनों व्यवस्थाएं एक साथ होगी
तब मुझे लगता है कि हम इस अव्यवस्था को रोक पाएंगे, या फिर हम लोग राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ आए हैं और लोकतंत्र से राजतंत्र की तरफ बढ़ पाएंगे। तो हमें तीसरी व्यवस्था पर विचार करने की आवश्यकता है, न कि पीछे जाने की आवश्यकता है। जी धन्यवाद। मैंने अपनी बात रख दी है, बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। धन्यवाद ब्रजेश जी भाई साहब। और कोई भाई अपनी बात रखे? मैं आपको बताऊं, ऋषिकेश में यहाँ लाइट की प्रॉब्लम रहती नहीं है। आज सुबह से ही यहाँ से मौसम खराब हुआ और उत्तरकाशी में जो घटना हुई है उसके बाद से समस्याएं शुरू हो गई। बाकी के साथी बताएं। हाँ। हेलो। नमो नमः। हाँ मंगला प्रसाद जी बताइए। धन्यवाद। अब अभी हम ब्रजेश जी की बात सुन रहे थे। उन्होंने यह बात कही कि मुखियाओं के द्वारा चुनाव होना चाहिए। मुखिया जो है कि परिवार का जो योग्य व्यक्ति है वो आपस में चुन करके जो है ये हो सकती है। लेकिन लेकिन यह अपना मुखिया के वोट का एक मूल्य भी होना चाहिए। वो कितने वोट के बराबर उसका मूल्य हो, परिवार के सदस्यों के आधार पर यह किया जा सकता है। अधिक मूल्य नहीं रखा जाएगा तो लोग छोटे छोटे परिवार बनाएंगे, संयुक्त परिवार बन नहीं सकता। साथ भी जो है कि यह भी होना चाहिए कि मुखिया को जो है कि लोग खरीद न सकें पैसे से। तो इसके लिए यह देखना चाहिए कुछ आर्थिक क्षमता से संपन्न हो, उनका अपना एक संयुक्त खाता हो, जहां पर जो है कि प्रति व्यक्ति सदस्य के आधार पर उनका जो है कि एक सुरक्षित राशि हो। तो एक आर्थिक क्षमता भी होना चाहिए, क्योंकि एक बिल्कुल जो है कि शून्य आर्थिक क्षमता वाला व्यक्ति भी जो है कि लोकतंत्र के लिए घातक होता है। तो ऐसा कुछ उसको अर्थ से भी संबंधित करना चाहिए और योग्यता से भी संबंधित करना चाहिए, क्योंकि मतदान एक बहुत बड़ा जो है कि पावर है। और यह शक्ति जो है कि एक ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए जो है कि एकदम असक्षम हो। तो सक्षमता का मतलब कि जो है कि बौद्धिकता भी हो और आर्थिक क्षमता भी होनी चाहिए। एक आर्थिक क्षमता एक जो है कि मध्यम स्तर का उनका बनी रहनी चाहिए। इसके लिए कुछ व्यवस्था दी जा सकती है। उनका परिवार में एक संयुक्त खाता हो और सभी सदस्यों का एक बराबर जो है कि राशि हो। प्राचीन समय में व्यवस्था बहुत उचित थी, किंतु उच्च वर्ण के द्वारा इसे विकृत कर दिया गया। ऐसी कौन सी प्रणाली इसकी निर्धारित किया जाए इस प्रकार की विकृति पूर्ण हो। प्राचीन समय में वर्ण व्यवस्था उचित थी, और इसको उच्च वर्ण के द्वारा विकृत किया गया, राजनीतिक कारणों से विकृत हुआ। तो यह जो है कि प्रश्न खड़ा होता है। मैं समझता हूँ राजनीतिक कारणों से यह विकृति ज्यादा हुई। एक राजा दूसरे राजा से संघर्षरत होते थे, और एक एक देश की दूसरे देश संस्कृति पर जो है कि हमला बोलती रही है, और प्रयास किया जाता है कि यदि संस्कृति को कहीं राष्ट्र को कमजोर करने के लिए, लोग विकृति पैदा करने के लिए अपने जो है कि एजेंट बनाते हैं दूसरे राज्यों में, और उनके द्वारा जो ठगी इत्यादि होती है, जो विश्वास योग्य है उनके लिए उनके प्रति अविश्वास का माहौल बने। अविश्वास का माहौल बने तो उस राज्य पर हम कब्जा कर सकते हैं। तो प्रायः जो है राजनीतिक कारणों से जो है कि दूसरी जो है कि सभ्यता के लोग जो है कि एक अच्छी सभ्यता में और सभ्यता में स्थापित लोगों के प्रति एक विद्रोह की भावना पैदा करते हैं। इसके लिए ईसाई और
और जो है कि इस्लाम, दोनों एक बहुत बड़े जो है कि प्रमाण है। आज भी वो उस कार्यों में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने आज आधुनिक युग में व्यवस्था में जो है कि उनका ऐप बंद हो गया। अभी छांगुर बाबा पकड़ाया है, वह बताया गया उसको विदेश से 500 करोड़ की फंडिंग, किस लिए फंडिंग हुई? तो एक एजेंट के रूप में जो था वह समाज की व्यवस्था में घुसपैठ करके और 5,000 लोगों को जो है कि एक टीम खड़ा कर लिया था और सबको एक राशि बंटती थी कि तुम लोगों को ऐसा ऐसा करना है, लोगों को अपने भ्रम में लेना है, उनका शिकार करना है। ये सब चीजें होती हैं। और उनके जो है कि जैसे वहां से जैसे एक जॉर्ज सोरोन है, बहुत बड़े जो है कि पूंजीपति पैसे वाले हैं। वो प्राय अपने जो है कि एक पूरे विश्व पर एक एजेंडा बनाए हुए हैं और किसी देश में वामपंथी दृष्टिकोण से, किसी देश में अल्पसंख्यक दृष्टिकोण से, किसी देश में भाषाई दृष्टिकोण से वो फंडिंग करते हैं उस देश के जो है कि व्यवस्था को जो है कि हैक करने के लिए। और ऐसा कुछ करते हैं जिससे जो है कि वहाँ में अविश्वास का माहौल पैदा हो। मैं समझता हूँ वो राजनीतिक कारणों से यह बहुत कुछ हुआ है। और दूसरी बात, वर्ण व्यवस्था में एक बात थी, प्राचीन भारत में लोग बहुत संपन्न हो गए थे, बहुत ज्यादा संपन्न थे। संपन्नता इतनी बढ़ गई कि दास दासियों की जो है कि व्यवस्था बहुत कमजोर पड़ गई। सैनिक लोग कम, सैनिकों की संख्या कम हो गई क्योंकि सभी संपन्न थे। यहाँ तक कि दासियों का यह स्थिति थी कि जो है कि उनको स्वर्ण आभूषणों से एकदम लदा हुआ पाया जाता था। कारण था कि जो है कि रानियों को दासियों का शौक होता था। तो प्राय जो है कि जब समाज संपन्न था तो दासी कौन बनेगा? तो ऐसी स्थिति जो है कि तो इसलिए कहावत यह निकली कि विदेशों की महारानियां जो है कि भारत की जो है दासियों से ईर्ष्या करती थी, उनकी संपन्नता, उनकी सौंदर्य श्रृंगार को देख कर, पहनावे को देख करके। तो उस स्थिति में जो उस स्थिति में क्या हुआ, जब अब बहुत आर्थिक क्षमता बढ़ी तो शूद्र भी राजा बनने लगे। तो बहुत से ऐसे शूद्र राजवंश स्थापित हो गए क्योंकि जैसे आज व्यवस्था है ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो है कि इस समय सफाई कर्मी का 1 करोड़ सालाना का अधिक पैकेज है और इंजीनियर और डॉक्टर का पैकेज बिल्कुल कम है क्योंकि अति संपन्न देश है। तो वहां पर इस चीज की कमी पड़ती है। सेना में कौन काम करेगा, हार्ड वर्क कौन करेगा, मोटा काम कौन करेगा। लेकिन इस मामले में इजराइल उदाहरण है। इजराइल ने सबको जो है कि यह अनिवार्य व्यवस्था लगा दी, सबको जो है कि 3 साल या 4 साल कुछ समय रखा गया है, ध्यान ध्यान नहीं है कि उसको सैन्य प्रशिक्षण लेना होगा, कुछ समय उसको सैन्य सेवा में जाना होगा। वहां से उसको जो है कि अन्य कार्य उसकी योग्यता को समझ करके विभिन्न कार्य प्रणालियों में उसको लगा दिया जाए। तो यह है। तो एक अनिवार्य व्यवस्था होनी चाहिए। पहले भी एक प्राचीन काल में अनिवार्य व्यवस्था थी, आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था में छात्रों को जो है कि श्रम करना पड़ता था अनिवार्य रूप से। तो छात्रों में जो श्रम करने की जो अनिवार्य व्यवस्था थी वह जो है कि एक श्रम के अभाव को दूर करती थी। यहाँ तक भगवान कृष्ण जैसे व्यक्ति जो 3 कुलों के राजकुमार थे, राजा वसुदेव के और महाराज उग्रसेन के, बाबा आनंद के राजकुमार थे, लेकिन उनको जब इतना बड़ा कार्य किया, उनको गुरुकुल भेजा गया और लकड़ी वगैरह बीनने का, गौ सेवा करने का कार्य उनको करना पड़ा। यह सब चीजें थी। हालांकि वर्ण व्यवस्था पर बहुत विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है और इतना ही कह करके नहीं निकला जा सकता है कि जो है कि विकृति कहाँ से आई। विकृति का कारण जो है कि आर्थिक और राजनीतिक भी समझा जा सकता है। अब उच्च वर्ण, अब निम्न वर्ण की बात है। देखिए, समाज में हमेशा जो है कोई एक प्रतिस्पर्धा होती है अपने आप को स्थापित करने, कौन सा वर्ण उच्च का होता है, माने भैया कौन समाप्त जाति, कौन करिए। सभ्यता मंगला की। प्रसाद जी, अब आप सॉल्व करिए, आपका विषय तो हो गया है। हाँ हाँ हाँ, हम हाँ कोटेशन के हिसाब से बता रहे हैं तो देखना पड़ता है कोटेशन क्या है उसके आधार पर। तो जो यह बताया गया है जो है ठीक। कि देखिए, सामाजिक प्रतिस्पर्धा होती है, हर जाति जो है कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना चाहती है। तो यह जो जातीय संघर्ष है
यह नहीं होना चाहिए उच्चतम वर्ण के लिए। उसमें यह किया जाए तो उसको उच्च मान लिया जाए, जो आर्थिक रूप से जो है कि संग्रही न हो और तपस्वी हो और ज्ञान से संपन्न हो, उसका एक वर्ग बना दिया जाए। और दूसरे वर्ण में सब आ गए, दूसरे वर्ण में क्षत्रिय वैश्य शूद्र तीनों ब्राह्मण हो, तीनों तीनों को बराबर मान लिया जाए। और जो बिना देखे जज करने वाला, बिना नेतृत्व के व्यवस्था भंग हो जाती है। लेकिन नेतृत्व का एक वर्ग का चुनाव करना चाहिए कि, लेकिन इस आधार पर चुनाव हो कि अपने उच्चतम योग्यता, उच्चतम जो है कि आदर्श, उत्तम चरित्र को लेकर के यह ढंग से हो। क्योंकि यदि नहीं कोई उच्च स्थान को रखा जाता है तो उस क्षेत्र में जातीय प्रताड़ना हो जाती है। तो उसमें यहाँ कहा जा सकता है कि जो एक उच्च वर्ग को मानना ही पड़ेगा। नहीं मानने के, जैसे हम किसी भी देश में एक नेता को मानना पड़ता है या राष्ट्रपति को मानना पड़ता है, एक राजा को मानना पड़ता है। किसी एक को स्वीकार कर लेने से तो सभी द्वितीय स्तर का जो है कि विवाद समाप्त हो जाते हैं। तो एक उच्च को तो माना। वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं ना समझ समझदार बुद्धिजीवी श्रमजीवी सब बराबर माने जाए। तो ठीक है, कोई इसमें कमी नहीं, दिक्कत नहीं है। सभी मनुष्य जो है ईश्वर अंश जीव नासी, सभी जो है कि परमेश्वर के अंश है, सब बराबर है ही है, बराबर माना किया जाए। लेकिन यह कि व्यवहार की दृष्टि से और थोड़ा सा यह होता है। हो गया आपका, बहुत हो गया, 10 ठीक है। मिनट हो गया। आप अब हाँ और लोगों को बोलने दीजिए ना, फिर हाँ। आप। बाकी के साथी बताएं। हाँ, ठीक अगर है, बच गया होगा तो फिर बोल लीजिएगा बाद में। ठीक है, ठीक है, चलो धन्यवाद। हाँ, फिर बाबा जी दे जय देंगे। सिया राम। बाबा जी हाँ, जय सिया राम। बताइए। बताइए पवंजय जी। बाबा हाँ, बताइए पवनजय जी। जी बाबा। बाबा चंद्रगुप्त या गुप्त काल से कह लीजिए तो सामंतवाद की शुरुआत हुई। उसके पहले तक जो है नगरीय व्यवस्था थी, पूंजीवादी व्यवस्था थी। और सामंतवाद की शुरुआत होने पर जो है स्थिति ऐसी बन गई कि शूद्र अपने ही पेशे में जो सर्विस दे रहे थे वो उसी पेशे में वंशानुगत हो गए, वैश्य वंशानुगत हो गए, क्षत्रिय वंशानुगत हो गए, ब्राह्मण वंशानुगत हो गए। लेकिन यह व्यवस्था राजाओं को वंशानुगत रखने का प्रयास तो था, लेकिन राजा इतना उच्च होते हैं, शिखर पे होते हैं कि उसकी भरपाई वंश से नहीं हो सकती। वह इतना प्रमुख पद होता है। और हुआ भी वही। धीरे धीरे इन राजाओं को, जो सामंतवादी राजा थे, ये कमजोर होते गए और मुगलों का प्रभाव आने लगा। ऐसी स्थिति में वर्णवाद जो है वह वंशवाद में बदल गया। और जो राजा, सामंतवादी राजा कमजोर थे, वे मुगलों के आक्रमण से राजपाट उनका चला गया, जिससे उन्हें वन में जाना पड़ा, समाज उन्हें छोड़ना पड़ा, जो आगे चलकर दलित कहलाए। और इस तरीके से समाज चलता रहा। समाज में बहुत विघटन इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि हम जो है राज्य सत्ता के बारे में कभी नहीं सोचते थे। हम लोगों की यहाँ यह रीति थी कि को हो निप हमें कहानी। क्योंकि हम अपने बेरोजगार हम कभी होते नहीं थे और हम अपने रोजगार के प्रति इतने जागरूक थे कि हर राजा को फायदा पहुंचाते थे और राजा की बात मानते थे। अगर राजाओं ने कह दिया कि ये जो निकाले हुए राजा, हारे हुए राजा हैं, जो जंगलों में गए हैं, इनसे आप हुक्का पानी बंद कर देंगे, इनकी छाया से भी आप दूर रहेंगे, तो हम उनसे दूर रहते थे और हमारी संपन्नता लगभग लगभग बनी रही। लेकिन स्थिति तब खराब हुई जब अंग्रेज आए
और शूद्रवाद को जन्म दिए, जहां राजा शूद्र हुए। ब्रिटेन की महारानी के नौकर जो है हमारे यहाँ राजा बन के बैठ गए। और इस शूद्रवाद की स्थिति में भारत में लूट की शुरुआत हुई। और जब लूट की शुरुआत हुई तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि जिससे हम लोग अपना प्रोडक्ट बेचते थे, सोना और चांदी के सिक्कों को, उन्होंने उसको खत्म करके डॉलर पे खरीद बिक्री की शुरुआत कर दिया, कागज के नोटों पे खरीद बिक्री की शुरुआत करवा दिया, जिससे हम दिनों दिन विपन्न होते चले जा रहे थे। हमारी कृषि को भी छीन लिया गया। आर्थिक विपन्नता ऐसी स्थिति होती है जिससे कि परिवार में विवाद उत्पन्न हो जाता है। परिवार में जो लोग कमजोर होते जाते हैं उनको उनका परिवार के ही लोग शोषण करने लगते हैं। इस तरीके से सभी लोग एक दूसरे का शोषण करने लगे। उसमें दलितों का शोषण सबसे प्रमुख था और उन दलितों का शोषण सभी वर्गों ने किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों ने मिलकर उनका शोषण किया। और हम लोग ऐसी पीढ़ी के लोग हैं जो यह जानते हैं, हम लोगों के आने वाली पीढ़ियां नहीं जान पाएंगी। हम लोग ऐसी पीढ़ी के लोग हैं जो ये जानते हैं कि हर घर में सोने और चांदी के सिक्के थे। और जितनी मात्रा में सोना हम लोगों ने देखा हुआ है, शायद आने वाली पीढ़ी के बच्चे नहीं देख पाएंगे अपने घरों में। चाहे हम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी वर्गों के लोगों ने अपने घरों में सोना और चांदी देखा हुआ है। हम लोगों की उम्र के लोगों ने लगभग घरों की स्थिति ये थी। लेकिन जब हमारा समाज सत्ता पा गया, सत्ता के बारे में सोचने लगा, सत्ता के बारे में विचार करने लगा कि सत्ता की व्यवस्था कैसी हो, तब जब हमको खेती पे हमारा अधिकार और हमारे प्रोडक्ट बेचने का अधिकार मिलना चाहिए था, तो हमको सत्ता मिल गई। और सत्ता देकर उन्होंने हमारे अधिकार, हमारे जो मूल अधिकार थे कि खेती के प्रोडक्ट को हम बेचेंगे, वो अधिकार हमसे छीन लिया। हमारा रेट तय करने का अधिकार छीन लिया। जो विनिमय का अधिकार था सोना और चांदी, उसको छीनकर कागज के नोटों पे कर दिया। और उसका मूल्यांकन वो अपने मन से घटाने और बढ़ाने लगे। और यह चोरी ऐसा है जो भारतीयों को विपन्नता की तरफ ले गया। आज हर भारतीय के घरों की साइज का छोटी हो गई है। उनके घर में सोना और चांदी की वजन कम हो गए हैं। अब इसे आप अमीरी कहिए या गरीबी कहिए, आप खुद अंदाजा लगाइए। लेकिन आने वाले समय में जो यह स्थिति है, यह कहती है कि सत्ता के बारे में सोचो, यह खतरनाक है। हम लोग वोट कर रहे हैं, सभी लोग, चाहे हम पागल हैं, चाहे बुद्धिमान हैं, चाहे श्रमिक हैं, सबको अपना वोट देने का अधिकार है। सबका वोट, सबका मत बराबर है, क्योंकि हर व्यक्ति, चाहे वह जिस कैटेगरी को हो, नेता प्रतिनिधि उसके पास आने को मजबूर है। वह उसको लाभ पहुंचाता है, तब वह व्यक्ति अपने नेता को वोट देता है। इसलिए सबके मत की बराबर व्यवस्था रहनी ही चाहिए। जो हमारे मनीषियों ने, जो हमारे पूर्वजों ने, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो व्यवस्था की है, उन्होंने व्यक्ति को महत्व दिया है। चाहे वह पागल हो, दिवालिया हो, हर व्यक्ति को मत का अधिकार दिया है, जो व्यक्ति का मूल अधिकार है। और यह रहना ही चाहिए। दूसरी बात, समाज में कोई उच्च है या निम्न है, यह कोई बात ही नहीं होती, ऐसा कोई विचार ही नहीं होता। समाज में उच्च होना यह एक प्रकार की योग्यता है। जो इंसान हमारे बच्चे को बिना धन लिए पढ़ाएगा और उसको योग्य बना देगा, डीएम बना देगा, उसके प्रति हमारे मन में सम्मान होगा। और जब वह उसको हम धन देना चाहेंगे, जमीन देना चाहेंगे, तो अगर वो मना कर देगा तो हम भोजन तो उसको अवश्य ही कराएंगे और अपने आप को अनुग्रहित महसूस करेंगे। ऐसे व्यक्ति के लिए सम्मान की कोई उपाधि नहीं है। ऐसा व्यक्ति सदैव ब्राह्मण ही कहलाएगा। जो अपने सर्विस से हमारे परिवार को सुरक्षित रखेगा, जो जिसे
जिसके भरोसे हम वैश्य शूद्र वैश्य क्षत्रिय अपने परिवार को छोड़ के चले जाएंगे और वो हमारे परिवार की देखभाल करेगा, उससे जो है संरक्षण और सेवा प्राप्त करेंगे, ऐसा व्यक्ति शूद्र कहलाएगा, महान शूद्र कहलाएगा। जो क्षत्रिय हमारे राज्य की रक्षा करेंगे वह क्षत्रिय कहलाएंगे। उनकी लिए कोई हमें उपाधि देने की जरूरत नहीं है, वह स्वयं उच्च हो जाएंगे और हर वर्ण का व्यक्ति उच्च हो सकता है। धन्यवाद बाबा। राजेश प्रजापति जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी भैया, सभी को जी प्रणाम। बताइए। मेरा कहना भैया कि देखिए, ईश्वर भी जो है, ईश्वर कहिए या प्रकृति का, जो भी मनुष्य को बनाया तो कई दृष्टियों से समान बनाया है और कुछ दृष्टियों से असमान बनाया है। जैसे सभी का दो हाथ है, दो आंख, दो पैर, एक मुंह, इस तरह का एक पेट, सभी को समान बनाया है। लेकिन सोचने समझने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति सबकी एक समान नहीं होती है, इसमें अंतर है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति हर तरीके से समान नहीं हो सकता। जैसे असमानता रहेगी, कुछ अमीर रहेंगे, कुछ मीडियम रहेंगे, कुछ गरीब रहेंगे, इस तरह का चीज तो रहेगा, तभी तो समाज का भी व्यवस्था चलेगा, संचालन ठीक रहे, ठीक चलेगा। ये कोई गलत नहीं है। लेकिन जैसे वोट देने का अधिकार है, तो वोट देने का अधिकार तो शासन भी रखिए कि सबका बराबर रहेगा, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बेवकूफ हो, चाहे बुद्धिजीवी हो। तो मेरे विचार से भी वोट देने का अधिकार सबका बराबर रहना चाहिए। इसी प्रकार जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था भी एक समय में भारत देश की बहुत श्रेष्ठ रही है, वैज्ञानिक रही है, और होनी भी चाहिए, उसका मैं पूरा समर्थन करता हूँ। लेकिन जब वर्ण व्यवस्था में विकृति आई, तब उसका रूप बदलना चाहिए। और खैर अभी काफी रूप बदल गया है, लेकिन इसमें मैं इसका श्रेष्ठ रूप जो मुनि जी बताए हैं, मार्गदर्शक, पालक, रक्षक, सेवक, मतलब ब्राह्मण मार्गदर्शक हो गया, रक्षक क्षत्रिय हो गया, पालक वैश्य हो गया, शूद्र सेवक हो गया। इस पद्धति को अब धीरे धीरे हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसमें अपनाई जाए, तो मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था होगी जो विकृति को समाप्त करेगी। दूसरी बात और है कि अभी तक पुस्तक में भी, चाहे स्कूल में भी, जाति का उल्लेख हो रहा है, और आरक्षण, किसी गरीब को, निम्न जाति के लोग को छात्रवृत्ति मिल रहा है, उच्च जाति को नहीं मिल रहा है। तो जातीय भेदभाव तो शासन के कार्यों में भी किया जा रहा है, ये पूर्णतः बंद होनी चाहिए। उसको जरूरत अनुसार जो उचित लगे वो होना चाहिए, लेकिन जातीयता के अनुसार नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात मेरा यह कहना है, हमारी अब लोकतांत्रिक व्यवस्था जो नई बन रही है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अब जाति के अनुसार ब्राह्मण तय नहीं होना चाहिए, जाति के अनुसार क्षत्रिय तय नहीं होना चाहिए, जाति के अनुसार वैश्य शूद्र भी तय नहीं होना चाहिए। वह उसके कर्म और योग्यता के अनुसार तय होना चाहिए, और इसको समाज को देना चाहिए। समाज खुद इसको तय करेगी कि हम किसको मार्गदर्शक समझे, किसको पालक समझे, किसको रक्षक समझे, किसको सेवक समझे, यह जनता तय करेगी। और जाति का उल्लेख नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है समान नागरिक संहिता आ जाने से इस तरह की काफी जो समस्याएं हैं वह स्वतः ही धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। बस मैं इतना कह के अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। श्रीकांत जी, आचार्य जी, मोहन जी, या बबलू केसरवानी जी, सोहन जी, कोई भी साथी कुछ कहना चाहें? मैं दो शब्द कुछ कहना चाहता था। हेलो।
जी, आप बताइए, एक बात मैं आपके विषय में कहूँगा कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं। आपको सुन करके मुझे मतलब बड़ी प्रसन्नता होती है। जी, बताइए। मेरे को बोल रहे हैं। जी, जी, आप ब मतलब पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ आप काफ़ी तार्किक बातें रखते हैं, बिल्कुल अच्छी बातें रखते हैं। अभी हमारे कुछ बंधु कहे कि जो गुप्त काल के समय जी, जातीय प्रथा विकृत हुआ, तो एक वो प्रसंग आता है। गुप्त काल नहीं, मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य जो हुए। चंद्रगुप्त मौर्य जो हुए, ये नंद शासन का अंत किए थे। मगर जो इनके पिता, धनानंद के जो पिता थे, पद्मनाभन नंद, ये ये जो थे, ये जिनसे सत्ता प्राप्त किए थे, वो शिशु नागवंश थे। और मूल रूप से जो है इनकी माता, जिनको हम शूद्र कहें, मतलब उनके उनके दरबार में नाई का काम किया करते थे। शिशु नागवंश के दरबार में जो है धनानंद के पिताजी नाई का काम करते थे, और उनको मार करके उनका सत्ता हथियाए थे। तो ये कोई नया मैटर नहीं है कि शूद्र पहले शासन नहीं किए हैं। और बीच में जो है राजपूत काल में हुआ या जब भी हुआ, ये बीच में ऐसा कभी हुआ हो ऐसा नहीं कह सकते हम कि शूद्रों पर जो ब्राह्मण या ऊंच वर्ग के लोग जो है उसमें अत्याचार किए। हम इसका विरोध नहीं करते, हो सकता है हुआ हो। मगर इससे पहले भी जो शूद्र लोग हैं शासन किए हैं, जिसमें धनानंद का नाम प्रमुख रूप से आता है। इसलिए गुप्त काल में एक कुरीति बढ़ा ऐसा हम नहीं कह सकते कि शूद्र को ज्यादा दबाया गया। क्योंकि अगर शुरू से दबाया जाता तो धनानंद शासन नहीं कर पाते एक क्षत्रिय को मार करके। धन्यवाद, बस इतना ही था। जी, बाकी के साथी बताएँ। मैं इस बात पे जो है, जो सवाल उठाया है केशरवानी जी ने, उसको पूरा कर दूं, क्योंकि ये मेरे ही विचारों पे सवाल है। मैं एक बात बता रहा हूं कि मौर्य वंश तक नगरीय व्यवस्था थी, पूंजीवादी व्यवस्था थी। उस समय तक सामंतवाद नहीं था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस समय तक यह स्थिति थी कि जो व्यक्ति जो कार्य करता था वह उस स्थिति में पहुंच जाता था। सामान्य व्यक्ति, चाहे वह जिस भी वर्ण से आता हो, वह किसी भी वर्ण में जा सकता था। और राजा तो एक ऐसा वर्ण है कि उसको किसी भी वर्ण का व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जब गुप्त काल आया, उस समय के बाद से सामंतवाद की शुरुआत हुई। उसके बाद से समाज पे इस तरीके से प्रभुत्व बनाए गए कि वंशवाद की स्थिति लाई गई। जन्म से व्यक्ति का नामांकन होने लगा। समस्या उस समय बढ़ी। सरकार ने ऐसा किया, सत्ता ने ऐसा किया। धन्यवाद। जी। आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। जी प्रणाम बाबा, सभी साथियों को नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, कोई प्रश्नोत्तर होना तो बाद में रखिएगा, आप अपनी बात रख दीजिएगा। देखिए, चर्चा हम लोग कर रहे हैं और कई विवादास्पद बातें जो हैं वो भी रख देते हैं। मैं तो एक बात हमेशा कहता हूं कि विचारों की परख कैसे होगी, तो समाज में जाकर के अपने विचारों को रखा जाए और लोगों की क्या क्रिया प्रतिक्रिया होती है, आकलन हो सकता है हमारा स्वयं का। बड़ी एक प्रमुख बात बन जाती है कि राजा कभी शूद्र होता ही नहीं है। अब हमने या तो अपनी मनमानी परिभाषाएं बना ली हैं, द्वंद्व कहां से खड़ा होता है, और जो सामाजिक बंडरवाट है या वर्ग समूह कहां से खड़ा होता है। तो विचारों से होता है मेरा मानना है, मेरा, मैं ऐसा बोल रहा हूं, जो कि जो बीच में हमारे कोई भी आधार नहीं होता, तो वहां समस्या तो खड़ी होगी। और कई बार बाबा के द्वारा भी ये चीज आई है कि भाई हम लोग बैठे हैं चिंतन, 3 लोगों का उदाहरण वो देते हैं विचारकों का। कल बताया था कि एक जगह हम बैठे थे जिसमें भूषण जी वगैरह भी कई लोग थे, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। तो यहाँ एक विचार यही बन सकता है कि सहमति क्यों नहीं बन पाई।
तो वहां यदि कोई आधार होता तार्किक रूप से, और कोई संवैधानिक का मेरा मतलब ये नहीं है कि संविधान है, यदि कोई भी तर्क जो है वो प्रमाणित होता है, प्रमाणित मतलब जो प्राचीन व्यवस्था के आधार पर जो चला आ रहा है, क्योंकि शब्द हमारे नहीं है, भाषा हमारी नहीं है, वाणी हमारी अपनी हो सकती है, सोचने का तरीका हमारा अपना हो सकता है, तो वो सबका अलग अलग हो जाएगा। जब अलग अलग हो जाएगा तो व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। इसीलिए जो व्यवस्था हमारे इसमें आई है, पहले तो मैं यही थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा सही करिए, राजा बनने के बाद शूद्र होता ही नहीं, शूद्र राजा बन ही नहीं सकता। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक मंत्र आया है ऋग्वेद में, ओम भूर्भुवः स्वः अग्निरसि पवमान पांचजन्य प्रोहितः, यानी पांच जन, ये शब्द आया है। ये पांच जन्य शब्द से ही जो है पंचायत शब्द बना है, और पंचायत शब्द में 5 चीजों का आधार मिलता है, जिसमें समाज के 5 वर्ग बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तथा अन्य। अब अन्य जो है सम्मिलित होते हैं प्रोहिता, जो सबके हित के चिंतन के लिए बात करता है वो ब्राह्मण कहलाता था। दूसरी एक चीज और आती है कि जैसे हम मौर्य वंश के काल की थोड़ी चर्चा करते हैं, तो हमें शब्दों पर जाना चाहिए। शाक्य किसको कहा गया था? जब हम साहित्य पढ़ेंगे और बुद्ध के उसको धम्मपद आदियों को देखेंगे, तो शाक्य उनके गणराज्य का नाम था, जो एक परिधि थी उनकी। और उस जैसे सिंधु घाटी, तो अपने अपने राज्य, जैसे आज राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, अलग अलग जो पंजाब है, तो ये उत्तर प्रदेश है, बहुत सारे राज्य हैं और उसके अनुसार देश हैं। तो शाक्य गणराज्य था, मौर्य उनका गोत्र था, अर्थात जो है मौर्य वंश भी कहा जाता है, उनको हमने शूद्र मान लिया। अब ये हमारी स्थिति परिस्थिति बन जाती है, सोचने की स्थिति है। मैं समझ रहा हूं यदि समाज में इसका आधार रखा जाए तो लोग फिर भी हमसे सहमत नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि थोड़ी सी चर्चा जो है वो दूसरे दिशा में भाई जाती, कि भाई शूद्र जो है राजा, और ये सब चीजें जब आती हैं, तो मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं। देखिए, जहां तक मेरा स्वाध्याय रहा है, तो मैं कई बार बोला हूं कि 8 साहित्यों का, दर्शनों का स्वाध्याय रहा है। महर्षि दयानंद सत्याग्रह प्रकाश में लिखते हैं कि महाभारत से 1000 वर्ष पहले से ही व्यवस्था छिन्न भिन्न होने लगी थी। 1000 वर्ष और महाभारत काल की जो व्यवस्था हमें देखने को मिली, अराजकता जो मिली देखने के लिए, वो इसी का कारण था। और मैं 2 उदाहरण पेश कर रहा हूं उसको, और आप लोग बहुत अच्छे से उसका तर्क कर सकते हैं और समीक्षा कर सकते हैं उसकी। देखिए, वहां 2 उदाहरण हमें ऐसे मिलते हैं जो सोचने के लिए मुझे तो बहुत मजबूर करते हैं। जब कर्ण के जो है गोत्र की बात आई है, तो कर्ण का गोत्र जो है वो पिता से मिलाया गया है, और शास्त्र सम्मत जो व्यवस्था थी वो यही थी कि पिता के गोत्र से पहचान होती थी, वंश परंपरा की होती थी, उसके बाद में गुरुकुल से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की उपाधि मिलती थी। दूसरी ये चीज है कि बाबा थोड़ा कहते हैं कि जैसे ब्राह्मण के बच्चे को 8 साल का या 6 साल बताते हैं, क्षत्रिय के बच्चे को 10 साल का बताते हैं, वैश्य के बच्चे को 12 साल का बताते हैं। ये शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्र सम्मत मतलब गुरुकुल की व्यवस्था तो एक ही 8 वर्ष की अवस्था में जाता है। और आप बहुत अच्छा देखिए, जो 16 संस्कार हमारे उसमें दिए हुए हैं, 16 संस्कारों में 11 संस्कार जो है वो 8 वर्ष से पहले बच्चे के हो जाते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि 8 वर्ष में जब 16 संस्कार हो जाते हैं, तो वेदा आरंभ संस्कार जो है, अर्थात गुरुकुलीय परंपरा जो है, उपनयन संस्कार जो उसका होता है, उसके बाद में तो उपनयन संस्कार सभी का होता था, और सभी के बाद में गुरुकुल की परंपरा। वहां से ये डिग्री हमारे लिए मिलती थी कि आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है। आज तो डिग्री देने वाला या उपाधि है जो कोई देने वाला ही नहीं है उस तरह का। वैसे हमारी यूनिवर्सिटी देती है उस तरह से, डॉक्टरेट की उपाधि है और बहुत सी उपाधियां मिलती हैं। तो उसी तरह से ये व्यवस्था थी। लेकिन इस बच्चे का जो गोत्र होता था, उससे उसकी पहचान जरूर होती थी, उसके बाद में वो बदल भी जाती थी।
गोत्र परंपरा तो रहती थी, लेकिन उसका जो वर्ण होता था वो जो है स्वयं हो जाता था, गुरुकुल के आधार पर वो अपना वर्ण चुनता था। ये व्यवस्था वास्तविक है। यदि हम इसको रखें तो समाज में शायद विरोध नहीं हो। दूसरी एक चीज और मैं कह रहा हूं कि जैसे हम मान लें सामाजिक व्यवस्था का जो ढांचा आज की डेट में बना हुआ है, लोकतंत्र पर थोड़ी सी बात आई थी और वोट के आधार पर थोड़ी सी चर्चा हुई थी। मैं समझ रहा हूं यदि मूर्ख के वोट का विचार, वोट विचार ही है, आप सोच समझ के ही जो है वो कहना चाहिए कि वोट देते हैं कि भाई मेरे लिए हित करें। और पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था जातिवाद पर और वर्ग संघर्ष पर टिकी हुई है वोट की जो है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर कोई आधार न रखना ये वर्ग संघर्ष को ही और बढ़ाएगा। जैसे एक अनपढ़ व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति का वोट और एक बहुत बड़े डॉक्टरेट या बहुत ब्राह्मण या कहना चाहिए जो विचारक है उसके विचारों का, एक यदि आप मतदान करेंगे, एक ही उसका जो है प्रारूप बनाएंगे, तो सारी धरातल की जो स्थिति है वही खत्म हो जाती है। फिर हम वर्ण व्यवस्था की बात नहीं कर सकते, हम सामाजिक व्यवस्था की बात नहीं कर सकते। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी मूर्खता यही है, कोई आधार नहीं बनाया गया वोट देने का था। अब दूसरी बात आइए, आज जो मुस्लिम पक्ष है वो केवल एक ही बात तो रखता है कि भाई जनसंख्या यहाँ बढ़ाइए। आज जो है वो योग्यता की वैल्यू नहीं है बल्कि अंगूठा की वैल्यू है। जिसकी ज्यादा हो जाएगी, जो हमारा शूद्र वर्ग अपने आप को दलित वर्ग कहता है वो भी यही बात कहता है कि भाई जो है हमारी संख्या ज्यादा है, हम 85% हैं, तो वर्ग संघर्ष ही तो खड़ा हो रहा है। ये तो 15% है जो अपने आप को सवर्ण मानते हैं और कहते हैं। तो फिर हमारी सरकार बननी चाहिए। तो जब उनकी सरकार बनेगी तो उनका जो दृष्टिकोण होगा सवर्णों के प्रति वो क्या होगा, इन्होंने तो हमें वोट दिया नहीं है। तो यह बहुत, अगर आप समीक्षा करेंगे निष्पक्ष भाव से और एक बहुत एकांत में जाकर के, तो पूरे द्वंद्व का कारण ये मिलेगा लोकतंत्र में। दूसरी एक चीज और वाणी को कह के विराम दे रहा हूं, यदि हम मानते हैं कि व्यवस्था ठीक हो तो बिल्कुल सही है। तीन आधार जो रखे गए हैं, जो चर्चाएं कई बार होती है, एक संवैधानिक सभा, जो ऊपर के स्तर के लोग हैं, उन ऊपर के स्तर के लोगों का चिंतन मनन, जो विचारक हैं, प्रोफेशनल लाइन के व्यक्ति हैं या अन्य जो है चिंतन करते हैं, उस तरह के लोगों की 100 लोगों की, जैसे बाबा ने कल 105 हो जाए, 110 हो जाए, इनका जब तक चुनाव प्रक्रिया समाज के ग्राम सभाओं के द्वारा नहीं होगी तब तक संविधान के विषय में तो कोई सुधारात्मक क्रिया प्रक्रिया आएगी नहीं। दूसरी एक चीज जो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा आता है, केंद्र सरकार, या कहा जाता है बाबा के द्वारा केंद्र सभा, ये भी कॉन्सेप्ट विचारणीय है कि जो भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसमें बहुत सारा हमें जो है वो बल मिल सकता है खत्म करने का, प्रयास करने का। उसका भी चुनाव उसी तरह से हो, जनप्रतिनिधियों का चुनाव, जो हक की बात करें, दबे कुचले की बात करें, किसी के साथ गलत होता है उस संघर्ष की बात करें, वो नेताओं के लिए दिया जा सकता है। उनका कोई भी वोट डाले, किसी भी प्रकार से वोट डाले, चाहे वो मूर्ख डाल रहा है चाहे वो बुद्धिमान डाल रहा है, सबकी एक ही होनी चाहिए। भाई ये हमारे उसकी बात करेंगे। लेकिन जहां देश के प्रति निर्णय की या समीक्षा की या जो वर्ग संघर्ष को घटाने वाली ये दो सभाओं का निर्माण अति आवश्यक होता है, उसकी कोई ना कोई योग्यता, कोई ना कोई आधार जो है वो जब तक नहीं बनेगा, वर्ग संघर्ष को खत्म नहीं कर सकते। समाज में जो उथल पुथल या जिस तरह की जो हम पूंजीवाद या व्यवस्था कहते हैं, ये हमारी खत्म नहीं हो सकती। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। मोहन एक मिनट में इसमें एक लाइन और क्लियर कर दूं, बताइए है ना। बबलू जी। जी एक लाइन, अभी जो नंद वंश वाला है, तो उनको शूद्र मैं नहीं कह रहा हूँ। बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है महावंश और दीघा निकाय में कहा गया है, यदि चाहिए तो मैं पेज नंबर सहित कल दे दूंगा। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ शूद्र, उनको बौद्ध धर्म ग्रंथों में कहा गया है, महावंश में। चलिए मोहन बाबू बताइए। हेलो। हाँ बताइए। सभी विद्वत साथियों का अभिवादन है। आज का जो
विषय पर चर्चा हो रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, वोट देने का अधिकार, इन सब विषयों पर आज का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जहां तक हम समझते हैं कि जो वोट देने का अधिकार है, तो आज की व्यवस्था में हम देखते हैं कि जो भी जनता है के पास एक एक यही तो अधिकार ही है, वोट देने का। और अगर इससे हम कुछ जो है अनपढ़ है या किसी प्रकार से दिमागी दृष्टि से कमजोर हैं या किसी कुछ भी है, अगर हम इनको वंचित कर देते हैं, तब तो जैसे है कि कोई अधिकार ही नहीं रह गया। वो तो वह पूर्णतः गुलामी की जिंदगी जैसे है हो गई। तो हम समझते हैं कि वोटिंग का अधिकार जो है वो सबके पास होना चाहिए। लेकिन जो भी पढ़े लिखे या बहुत समझदार वर्ग भी हैं, हम समझते हैं कि वो भी जो आज देखने में आता है, वोटिंग करते हैं या मोटिवेट करते हैं, तो वो सही और गलत का ढंग से उसका जो है चिंतन किए बिना जो है, और वो ये देखते हैं कि हमको लाभ किससे है, और उसकी तरफ वो अपना मत जो है व्यक्त करते हैं और दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं गलत दिशा में जाने के लिए। और बल्कि जो सीधे साधे और सच्चे इंसान है, चाहे वह भले गरीब या अनपढ़ हो, वो सही दिशा में अपना जो है मत को व्यक्त करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे हैं वो सही दिशा में जाएंगे और अनपढ़ जो है वो गलत दिशा में जाएंगे। काहे कि अनपढ़ों के पास भी एक बुद्धि है, उनके पास भी अनुभव एक्सपीरियंस की क्षमता होती है। दूसरी बात जो वर्णाश्रम की है, तो जहां तक हम तंत्र की व्यवस्था में देखते हैं, तो इसमें तो हमको कोई जो है सो भले एक अलग व्यवस्था आरक्षण का इसमें कर दिया है, नहीं तो अगर हम देखते हैं कि जहां तक ब्राह्मण या मार्गदर्शक की जो व्यवस्था है, उस मार्गदर्शक की व्यवस्था में चाहे वह विधायिका हो या न्यायपालिका हो, मार्गदर्शन का कार्य तो आज यही कर रहे हैं। तो इसमें तो किसी प्रकार का जाति है, धर्म है या वर्ण है या पंथ है, संप्रदाय है, इसमें तो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। कोई भी विधायक सांसद बन करके अब भाई मार्गदर्शन कर सकता है, कोई भी न्यायपालिका की कुर्सी पर बैठ करके मार्गदर्शन करता है। और दूसरा जो है, अगर क्षत्रिय समुदाय है तो पूरा कार्यपालिका में जो है, चाहे वह सेना हो या पुलिस हो या जो है प्रशासनिक व्यवस्था है, ये भी जो है क्षत्रिय का व्यवस्था है। और इसमें तो कहीं पर भी जो है वो जाति संप्रदाय की बात नहीं आती है। और जहां तक सेवक हैं, जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी हैं, यहाँ भी कोई जो है सो
जाति धर्म पर्त की व्यवस्था नहीं है, ये तो आपको वर्ण व्यवस्था के हिसाब से चल रहा है। लेकिन अब जहां तक आम जनता का सवाल है, आम जनता का सवाल जो है, और जिस समय वैदिक काल था उस समय की जनसंख्या हम समझते हैं कि 1 करोड़ होगा, आज 100 गुना से भी बेसी जनसंख्या है। और इस भीड़ में उस प्रकार की व्यवस्था जो है वो बहुत ही कठिन काम है। लेकिन आज भी जहां तक देखा जाता है कि अगर हम ऊपर के वर्ग में देखें, जैसे कि एक्टर हैं, खेल कूद में जो हैं, या आपको जो है नेता लोग, लीडर वर्ग हैं, या उच्च अधिकारी वर्ग है, जो कि एक उच्च वर्ग जो है, उच्च और अति उच्च वर्ग हैं, इनमें कहीं भी जो है जाति धर्म और उसका व्यवस्था नहीं है। कोई किसी से सब शादी ब्याह करते हैं और सब हो रहा है। लेकिन वो जो नीचे वाले हैं उनको वैसा जो है मोटिवेट करते हैं, पूरा फिल्म बनाएंगे तो वैसा बनाएंगे, नेता भाषण देंगे तो वैसा जाति धर्म और उस पर करेंगे। लेकिन अपने लिए इनका कोई नियम नहीं है। आज हम किसी को भी देखते हैं, तेजस्वी यादव जी भी जो है, जो कि एक क्रिश्चियन से शादी किए, कई ठेका ऐसा उदाहरण है जो कि हम लोग ऊपर में कहा इस प्रकार का जिसे है, वहां पर तो जिसके पास गुण धर्म है उसके हिसाब से वो राजा या नेतृत्व जिसे कर रहे हैं। तो ये सारा नियम कानून जो है ये मिडिल वर्ग के लिए है और निम्नतम वर्गों के लिए है। और इसमें भी जहां पर स्वार्थ आता है, ये भी आजकल जो है किसे सारा जो है जाति धर्म का व्यवस्था जो है टूटते जा रहा है। अभी हमने एक सोशल मीडिया पर एक पढ़ा था, शायद इंदौर के जज का या कहीं का है जजमेंट, कि एक डीएसपी जो थे वो अंतरजातीय ब्याह कर लिए थे और समाज के जो लोग थे तंवर संप्रदाय के थे, तो उनको अंतरजातीय विवाह करने पर उनको जो है समाज से निकाल दिए, उनको समाज में आना जाना मना कर दिए, प्रताड़ित कर दिए। उन्होंने हाई कोर्ट में जा करके याचिका दायर किया। अब हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि भाई इनका स्वनिर्णय का और स्वनिजता का अधिकार है, चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो किसी से शादी कर सकता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं है। जो भी इन्हें अगर समाज द्वारा निष्कासित करते हैं या प्रताड़ित करते हैं, किसी प्रकार का अगर इनको सामाजिक दंड अगर मुहैया कराते हैं तो यह असंवैधानिक है। ऐसा करने पर उन पर कानूनन कार्रवाई किया जा सकता है। तो इस प्रकार की मतलब निर्णय आया है। तो आज की जो वर्तमान स्थिति है इसमें जो है सो मतलब धीरे धीरे व्यवस्था जो है वो जो जाति धर्म वाली जो व्यवस्था है वो टूट रही है अब जिसे, और आगे और इसमें जो है सो परिवर्तन आएगा। और जहां तक वोटिंग का व्यवस्था है तो हम समझते हैं कि वोट देने में जहां तक शिक्षा का प्रश्न है तो शिक्षा से ज्यादा महत्व जो है, अगर कोई समझदार है चाहे वो अनपढ़ ही क्यों न हो, उसकी जैसी महत्व जो है वो अधिक होता है। मेरा ऐसा अपना सोच है। बाकी और साथी अपना विचार देंगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद मोहन जी। बाकी के साथी बताएं।
तो बाबा जी आप अपनी बात रख दीजिए। ये आज की जो चर्चा का विषय है, कल तो हमने ये चर्चा की थी कि तानाशाही का खतरा टालने के लिए पश्चिम ने लोकतंत्र की खोज की। भारत में क्या स्थिति थी उस समय? तो भारत में हम लोगों ने तानाशाही को टालने के लिए वर्ण व्यवस्था की खोज की। कब खोजी गई, कब लागू हुई, इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है ज्यादा। जब हुई होगी तब हुई होगी। अब आज हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या पश्चिम वाला मार्ग ठीक है या हमारा मार्ग ठीक है? इन दोनों में से फिर दोनों में क्या अंतर है? भारत का मार्ग यह था उस समय कि एक वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था में राजा को एक तरह से सर्वशक्तिमान माना गया था, सर्वशक्तिमान। लेकिन राजा के ऊपर ब्राह्मण था। राजा माने क्षत्रिय। इसका मतलब कि अगर ब्राह्मण वर्ग और क्षत्रिय के बीच में यदि कोई टकराव हो गया, मान लीजिए कि राजा बात सुन ही नहीं रहा है, मनमानी कर रहा है, तब ब्राह्मण जाता था समाज के पास। समाज माने वैश्य शूद्र जो थे, उनका आह्वान करता था कि ये राजा गड़बड़ कर रहा है। मतलब राजा ब्राह्मणों से को महत्व देता था, सम्मान भी देता था। ऐसा तालमेल था उस समय। ऐसा मानो समझ में आता है। अब यह तालमेल पश्चिम में, तो कल हम लोगों ने चर्चा की थी कहाँ बुराई पैदा हुई, क्या हुआ। लेकिन हमारे यहाँ ये बुराई कब पैदा हो गई? ये जो पवंजय जी ने काफी ठीक ढंग से बताया, ये वंशवाद, यह बात साफ नहीं है कि वंशवाद किसी योजना के अंतर्गत लाया गया या स्वाभाविक रूप से अपने आप आ गया। वैसे ज्यादा उम्मीद ये दिखती है कि वंशवाद स्वाभाविक रूप से आ गया, कोई प्लान करके नहीं लाया गया। और जो आ गया फिर उसको कहीं कोई उस पर प्रश्न करने का भी कोई स्थान नहीं था, क्योंकि समाज के 90% लोग संस्कारित होते थे। ये तो जो 10% लोगों ने समाज को जो कह दिया, ये 90% लोग आंख बंद करके मानते थे कि हाँ जो है वो सब ठीक है। अब ये 10% जो लोग थे, इन्हीं के अंदर वंशवाद आ गया। इस वंशवाद को ही हम लोग कहते हैं आरक्षण। तो स्वतंत्रता के पूर्व जो आरक्षण था, जाति आरक्षण, कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो जन्म के अनुसार जब वर्ण बनता था उस समय, तब रूढ़ हो गया सब कुछ। ये एक विकृति आई। अब इस विकृति का दुष्परिणाम हुआ धीरे धीरे
कि भाई आखिर आगे चल करके जब योग्य लोग, अगर कोई योग्य आदमी है, और योग्य आदमी विचारक बन ही नहीं सकता क्योंकि वो उस वंश का नहीं है, तो योग्यता धीरे 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 योग्यता पर दुष्प्रभाव पड़ा होगा या पड़ा। अब जब योग्यता में खामियां पैदा हुई, चिंतन मंथन लगभग बंद सरीखा हो गया। मेरे विचार से ब्राह्मण संस्कारित नहीं होता था, ब्राह्मण विचारित होता था। ब्राह्मण जो होता था वो विचारक होता था। ब्राह्मण बाकी लोगों को संस्कारित करता था लेकिन स्वयं संस्कारित नहीं होता था। ब्राह्मण तो संस्कारों का को तैयार करता था, तो ब्राह्मण किसी को फॉलो नहीं करता था, ब्राह्मण को सब फॉलो करते थे। ऐसा मेरे अनुभव में आता है। ये जो 8 साल 10 साल जो शास्त्री जी ने कहा वो कोई विशेष बात नहीं है, वो कम ज्यादा हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है, कोई भी तरीका, उसमें क्या कोई खास बात नहीं है। लेकिन एक प्रश्न जरूर उठता है कि क्या प्राचीन जमाने में भी बिना किसी परीक्षा के बन जाते थे? इस बात पर मुझे जरूर ये लगता है कि ऐसा नहीं होता होगा। यह बात एकदम गलत है कि बिना परीक्षा के कोई ब्राह्मण बन गया। कोई ना कोई परीक्षा जरूर होती थी, और अब वो चाहे 8 वर्ष में होती हो, चाहे 12 वर्ष में होती हो, चाहे जब होती हो, जो इस तरीके से होती है, चाहे सबकी एक साथ होती हो, चाहे अलग अलग होती हो, वो उसको हम उस पचड़े में नहीं है। लेकिन वर्ण व्यवस्था के लिए योग्यता का मापदंड जरूर निर्धारित था, और वह योग्यता किसी न किसी परीक्षा के आधार पर होती थी। अब जब वो वंशवाद शुरू हो गया, परीक्षा करीब करीब बंद हो गई, विकृतियां आ गई। अब जब विकृतियां आ गई तो उसके दुष्परिणाम भी आए। हो सकता है, ये कोई मेरे पास कोई प्रमाण इस बात का नहीं है, लेकिन हो सकता है इन विकृतियों के कारण गुलामी आई हो। ये भी हो सकता है कि गुलामी के कारण ये विकृति आई हो। जो भी होगा होगा, लेकिन विकृतियां तो आई। अब ये जो विकृतियां आई, वंशवाद जब आया तो उस समय 4 वर्ण थे। तो द्विज का मतलब होता था 3 वर्ण। 3 वर्णों को यज्ञोपवीत का अधिकार था, शूद्र वर्ण को नहीं था। ये 3 वर्ण हो गए द्विज, और वंशवाद के आधार पर इन तीनों ने शूद्र वर्ग का जरूर शोषण किया, ये हमको लगता है। एक और मुझे लगता है कि इनमें अकेला ब्राह्मण बुद्धिजीवी था। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ था, क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये संस्कारित थे, बुद्धि प्रधान नहीं थे। थोड़ी थोड़ी बुद्धि मान लीजिए होगी कि भाई किसी में 60 बुद्धि होगी, किसी में 40 होगी, किसी में 20 होगी, होगी। लेकिन बुद्धि प्रधान तो था ब्राह्मण।
तो ब्राह्मण ने इन तीनों को का शोषण किया उस समय। उसका चाहे आधार जो भी रहा हो। अब प्रश्न ये उठता है हमारे सामने कि या तो हम हर लोकतंत्र के तरीके से हर मतदाता को समान अधिकार दे दें। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति सांसद बन सकता है, कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। उसके लिए किसी प्रकार की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षा देने की प्रणाली तो हमारी वर्ण व्यवस्था में थी। एक तरीका जो अभी चल रहा है। लेकिन अगर यह प्रश्न आप उठाते हैं कि भाई, जब जैसा राजेश जी ने प्रश्न उठाया भी कि जब हम यह बात मानते हैं कि लोग बराबर नहीं हैं, तो एक बुद्धिजीवी और एक श्रमजीवी दोनों के वोट बराबर कैसे हो सकते हैं? योग्यता अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार उसके वोट का वैल्यू होना चाहिए। इस प्रश्न में भी तर्क है, लेकिन अगर हम इस प्रश्न को मान लें कि योग्यता के आधार पर मत का मूल्य होना चाहिए। आपको एक बात बता दें कि सन 47 के पहले इस मत पर बहुत विवाद हुआ था। सरदार पटेल इस मत के थे कि योग्यता के अनुसार होना चाहिए। नेहरू इस मत के थे कि सबको बराबर होना चाहिए। अब इस पर चला था काफी कुछ विवाद, और फिर नेहरू की मान ली गई बालिग मताधिकार। योग्यता वाली बात नहीं मानी गई थी उस समय, उसको बोलते थे सीमित मताधिकार। तो अब प्रश्न ये जरूर उठता है कि अगर आप योग्यता के अनुसार मत का मूल्य चाहते हैं, अगर, तो आप निर्धारित कीजिए कि तरीका क्या होगा उसका। योग्यता का मापदंड कौन बनाएगा? ये हमको विचार करना पड़ेगा कि वर्तमान समय में अगर आप ये सोच रहे हैं कि बुद्धिजीवी जो है वो राजा माने छत्री के ऊपर होना चाहिए, छत्री माने रक्षक, तो मार्गदर्शक को रक्षक से ऊपर सम्मान मिलना चाहिए। यदि आप ऐसा मानते हैं तो फिर यह भी सोचना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि मार्गदर्शक कौन, क्या उसकी परीक्षा होगी, किस उसकी योग्यता निर्धारित कौन करेगा। तो जब तक आप योग्यता का निर्धारण जन्म से न करके और किसी परीक्षा से नहीं करेंगे, तब तक तो वर्ण व्यवस्था का कोई आधार बनता नहीं है। अब ये कौन तय करेगा? हम लोग बैठ करके विचार करेंगे। अभी हम लोग कोई चीज तय तो नहीं कर सकते हैं अभी की स्थिति में, लेकिन हम लोग विचार कर सकते हैं। जैसे कि एक हम लोगों ने सोचा कि भाई देखिए, संसद कार्यपालिका में जो जाएगा वो छत्री माना जाएगा। सेना में, पुलिस में, मंत्रिमंडल में उस जगह पर क्षत्रिय ही जाना चाहिए। मतलब जो पालक की परीक्षा पास करेगा उसी को वहां जाने का अधिकार दिया जाएगा।
और विधायिका में कौन जाएगा? विधायिका या राष्ट्रपति या न्यायपालिका, इसमें जाएगा विचारक। बात तो बहुत लगती है कि हर तर्क संगत है, लेकिन ये तो पहले, इसके पहले, इस सिद्धांत को देने के पहले हमें ये तय करना पड़ेगा कि इसकी परीक्षा का क्या तरीका होगा, मापदंड क्या होगा। ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है। इसलिए जब बार बार यह बात सामने आती है कि भाई कोई ना कोई तो जो चुनाव लड़ता है उसकी कोई ना कोई तो योग्यता होनी चाहिए, तो जो लोग ये कहते हैं उनको यह भी उत्तर खोजना पड़ेगा कि योग्यता तो होनी चाहिए, उस योग्यता का क्या होगा मापदंड। अगर आपने ये बना दिया कि उसको एमए पास होना चाहिए, तो एमए पास लोग योग्य तो नहीं हो गए। कार्यपालिका के लोगों को आप योग्यता का मापदंड बना सकते हैं, विधायिका के लोगों का आप इस तरह मापदंड नहीं बना सकते परीक्षा से, क्योंकि विधायिका के लोगों की नीयत देखी जाती है योग्यता में, शिक्षा नहीं। नीयत योग्यता का मापदंड है। और कार्यपालिका जो है वो क्षमता का मापदंड है। तो एक अपढ़ भी बहुत अच्छी नीयत का हो सकता है, शिक्षा को आप मापदंड नहीं बना सकते। तो ये, इस बात पर हम लोग को काफी गंभीरता से सोचना पड़ेगा, और इसीलिए आज ये विषय हम लोगों ने रखा कि आपके पास इस संबंध में कोई सुझाव, कोई प्रस्ताव हो तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तब तक अभी तो सब लोगों को वोट का समान अधिकार, उसके अतिरिक्त तो अभी कोई हमारे पास तत्काल में कोई और मार्ग नहीं है, और इसीलिए हम लोग वर्ण व्यवस्था पर चर्चा तक सीमित हैं। क्रिया रूप में हम लोग वही हैं, उसी तरीके से कि लोकतंत्र को लोक स्वराज्य की दिशा में ले जाया जाए। क्रियात्मक रूप से, क्रियात्मक रूप से हम लोग वही संविधान वाली लाइन पर सोच रहे हैं। लेकिन वैचारिक धरातल पर यह चर्चा जरूर चलते रहनी चाहिए कि हमें जन्म के अनुसार नहीं, योग्यता और कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था के निर्धारण का मार्ग खोजना चाहिए। ये मैंने आपको मोटी मोटी बात बताई। अब आप क्या पूछना चाहते हैं बताइए, तो और आगे कुछ चर्चा हो सकती है। बाबा थोड़ा सा जो है मैं चीजों को बताऊंगा 2 मिनट में, 1 मिनट में। बाबा जब न- नगरीकरण व्यवस्था थी, सामंतवाद नहीं था मौर्य काल में, तब जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को समाज तय करता था। समाज बताता था कि कौन बढ़िया शूद्र है, किसने बढ़िया हल बनाया, वो बहुत बढ़िया नहीं, एक बात बताइए कारपेंटर है। संजय जी, और उसकी ख्याति बात धीरे बताइए धीरे कि राजा। इन चारों को छोड़कर भी कोई समाज था अलग? हाँ हाँ बाबा। ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम्म। यही चारों मिलकर समाज थे ना? नहीं, राजा भी थे। नहीं तो राजा हमारे कौन? क्षत्रिय। नहीं नहीं, सभी वर्ण
नहीं, मेरा आज आप बताए ना, कुछ आप ऐसा बताए कि समाज इन चारों को, राजा होते, हम तो नहीं राजा समझे। और चंडाल वर्णों से अलग है। फिलहाल वो बात दूसरी है बाबा। मैं जो आपको बताना चाहता हूँ 1 मिनट में, हाँ हाँ, आप वो मैं आप, बताइए। जब मौर्य काल था, उस समय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को बाजारवाद या समाज तय करता था। जैसे कौन बढ़िया शिल्पकार है, कौन बढ़िया लोहार है, कौन बढ़िया जल की तलाश कर लेता है, कुम्हार है, कौन बढ़िया नाई है। ये बाजार के ऊपर, समाज के ऊपर निर्भर थी। समाज इसको तय करता था। उसी प्रकार से समाज ये भी तय करता था कि कौन बढ़िया ब्राह्मण है। और वो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, हर जगह दंगल होता था। जो जीतता था, घुड़सवारी होती थी, घोड़े की दौड़ होती थी, बैलों की दौड़ होती थी, जो जीतता था वो अच्छा क्षत्रिय बनता था। उसमें किसी मुहर की या सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी। और इसी तरीके से ब्राह्मण भी तय होते थे। जो छोटे निर्धनों के लिए काम करते थे, वो उनके ब्राह्मण होते थे, उनको उतनी दक्षिणा भी कम मिलती थी। जो राजाओं से तकरार करते थे, जो राष्ट्र के न्याय के लिए बात करते थे, राजाओं से लड़ाई लड़ते थे, वो बड़े ब्राह्मण होते थे। समाज उनको मान्यता देता था। ये डिग्री उनको समाज देता था। जिस तरीके से आज समाज जो है अपने शिक्षकों को चुन रहा है, खान सर को चुन रहा है, अवध ओझा को चुन रहा है, दिव्य कीर्ति को चुन रहा है। इनके पास किसी जो है सरकारी उपाधि के मोहताज नहीं है ये लोग। ये विशुद्ध लेकिन रूप से समाज थोड़ा इनका शॉर्ट चयन में, करता। हाँ, हाँ टाइम हाँ, घड़ी शॉर्ट। घड़ी के हिसाब से है। हाँ बाबा। तो ये समाज द्वारा जो है, इसमें समाज से ये परिष्कृत होके निकलते थे। ठीक है। यह था बाजार, यह था जो है पूंजीवाद के समय। सामंतवाद जब आया तो राजा द्वारा सारी चीजें निर्धारित होने लगी, और राजा द्वारा राजाज्ञा से ही सारी चीजें बनने लगी। धन्यवाद बाबा। हाँ, बबलू जी कुछ कह रहे हैं। बबलू जी लिख रहे हैं कुछ। बौद्ध ग्रंथ महावंश ग्रंथ को 400वीं ईस्वी के आसपास लिखा गया। अच्छा, बाबा चलिए, जी, और कोई प्रश्न हो किसी का, किसी से? बाबा जी, आपने एक बात कही कि चारों वर्णों के अलावा भी कोई वर्ण था। चारों तो वर्णों के अलावा भी कोई और वर्ण था। एक अवर्ण, ये मैं आज तो नहीं बोला हूं, लेकिन था जी अवर्ण। जी, इसी को अवर्ण माने, अवर्ण का मतलब अछूत। बाबा जी, अवर्ण का मतलब हो गया बिना वर्ण वाला, जिसके पास कोई वर्ण नहीं, अछूत हो गया। हाँ, वो उसी को जो अवर्ण होता था, जी उसी को अछूत कहते थे जी। उस समय। अवर्ण। अवर्ण को 1 मिनट, 1 मिनट में बोलना चाहूंगा इसमें। अवर्ण को जो है वो मिक्स वर्ण बोला गया है। मतलब जिसको खजरा हम लोग आजकल कहते हैं जी, वो, हाँ, ऐसा उल्लेख मिलता है। आप ठीक कह रहे हैं। असल में प्रतिलोम विवाह प्रतिबंधित था, तो जो प्रतिलोम विवाह हाँ करते थे और संतानें उत्पन्न होती थी ना, तो हाँ, प्रतिलोम विवाह करने वालों को बहिष्कृत कर दिया जाता था। ठीक बता रहे हैं आप। एक तो बाबा बाबा, जी ने बाबा उस समय समाज सबसे बड़ा था। समाज जिनको जो है बता देता था कि आप वर्ण में नहीं हैं, वो लोग भी वर्ण में रहते थे। समाज ही तय करता था कि कौन किस वर्ण में, क्योंकि समाज सबसे बड़ा था। ठीक है, बताइए और किसी की कोई बात? बाबा जी, एक बात जो आपने कही कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का जो उपनयन था वो अलग 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 आयु में होता था, तो वो बात बिल्कुल ठीक है। वो मनुस्मृति में लिखा है, आर्य समाज की मनुस्मृति में है वो। हाँ, यही तो था। जी, ये मनुस्मृति पड़ी हुई है मेरे पास। अच्छा, तो ये उस आर्य समय समाज की ही था, है। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। जी मतलब जन्म से सभी शूद्र होते थे, और संस्कारात्, अब ये संस्कारात् का मतलब कि जब उनका एक तरह से कोई संस्कार होता होगा,
कोई संस्कार को हम लोग परीक्षा कह देते हैं कि मैं थोड़ा बोलना चाह रहा हूँ। जो ब्रजेश जी, पहले तो जो आप बता रहे हो वो जरा भेज देना हमारे लिए। ये दूसरी तो बात आर्य ये, समाज की ही है, आप, मैं बता रहा हूँ ना, भेज देना आप वो। मैं भेज दूंगा दूसरा आपको। दूसरा एक बात ये कह रहा हूँ बाबा, जो आपने बताया था, ये कहाँ लिखा है, कहाँ से कोड? इस जन्मना जायते शूद्रः संस्कारः द्विजुच्यते, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि दूसरा जन्म हमारा संस्कारों के द्वारा होता है। तो वहां पर जो है वो 8 वर्ष में 11 संस्कारों की पूर्ति बच्चे के लिए कर दी जाती है, किसी का भी हो। उसके फिर बाद में आप, उसकी गुरुकुल परंपरा है। अच्छा चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो। बाबा जी, कल का विषय मैं बता दे रहा हूं। हाँ बताइए। कल का विषय 2146 से 2148 रहेगा। 2146? जी, 2146 से 2148 तक। 2146 पे है हमारा संशोधनों की आवश्यकता। ठीक है, चलिए अब आप समाप्त कर सकते हैं। जी बाबूलाल